हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष यानी 5% लिखा हुआ प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, अब देखिए, एक आदमी ने 1,20,000 की मान लीजिए प्रॉपर्टी है, 1,20,000 की है, 1,20,000। ठीक है, इसको दो पुत्रों में बांटना है। एक पुत्र हम मान लेते हैं ए है, दूसरा पुत्र मान लेते हैं बी है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो दोनों पुत्र हैं उनकी आयु दिया हुआ, एक 14 वर्ष का है, एक 12 वर्ष का। इसका मतलब इसको हम मान लेंगे 14 वर्ष का है और इसको मान लेंगे 12 वर्ष का है। अब 12 वर्ष का माने हो तो इसका मतलब ये पुत्र कैसा होगा, छोटा होगा। इसकी उम्र 12 वर्ष है, इसकी उम्र 14 वर्ष है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उन्हें बराबर राशि मिले, यानी जब ये 18 साल के हो जाएंगे दोनों तो इनको जो अमाउंट मिलेगा वो बराबर मिलेगा। अब देखिए 18 वर्ष होने में जो ये मान लीजिए बड़ा पुत्र है, इसको 14 से 18 वर्ष होने में कितना वर्ष लगेगा, 4 वर्ष। 4 वर्ष का समय लगेगा। और जो छोटा पुत्र है इसको 18 वर्ष कंप्लीट करने में 6 वर्ष का समय लगेगा। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। छोटा वाला पुत्र अगर 12 वर्ष का है, अगर 18 वर्ष में पहुंचेगा तो 6 साल लगेंगे और बड़े वाले पुत्र को 4 वर्ष। इसका यह मतलब हुआ कि इसको अमाउंट ज्यादा दिया जाएगा क्योंकि इसके लिए टाइम कम है। क्योंकि क्वेश्चन में जो रेट दिया हुआ है, रेट हमारा 5% है, फिक्स है। रेट हमारा क्या है, 5% है। 5% इसके लिए भी होगा, 5% इसके लिए भी होगा। लेकिन यहाँ पर 12 वर्ष लिखा है, इसको समय ज्यादा लग रहा है, यानी इसको पैसा कम दिया जाएगा, इसको ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है दोनों को, यानी दोनों को जो पैसा बराबर प्राप्त हो, इसका मतलब अमाउंट है। यानी इसका जो अमाउंट होगा और इसका जो अमाउंट होगा टोटल, इन दोनों को बराबर धनराशि मिलनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं, 4 वर्ष में बड़े वाले पुत्र का हम निकाल लेते हैं, ब्याज कितना होगा 4 वर्ष में 5% के हिसाब से कितना होगा, 120%। अमाउंट बराबर होना चाहिए, यानी ए का अमाउंट, जब भी अमाउंट की बात होगी 100 में से ऐड कर देंगे। हमेशा याद रखिए, 4×5=20 होता है। 4 वर्ष में ए वाले का जो इंटरेस्ट होगा कितना आएगा, 20%। 5% के हिसाब से 4 साल चलेंगे तो 5×5=20, यानी 100 में से ऐड कर देंगे। जब भी अमाउंट की बात करेगा 100 में से ऐड करके लिखेंगे। यानी पहले वाले पुत्र यानी बड़े वाले पुत्र का अमाउंट निकाल आया, बराबर छोटे वाले पुत्र यानी बी हमने माना है। और इसमें लिखा हुआ है 6 वर्ष, इनके बीच में गैप कितना हो रहा है, 6 वर्ष का। रेट हमारा 5% है। 5% के हिसाब से 6 वर्ष में हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 5×6=30%। यानी 100 में से इसको भी ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट है। अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमेशा 100% मान के चलेंगे और जितना भी ब्याज है उसी में जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आता है, अमाउंट। अब देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे और 0 से 0 भी कट जाएगा। इसका अगर रेशियो बना लेंगे तो A/B का रेशियो हमारा आएगा 13/12। इसका मतलब ए का रेशियो आ गया, ए की वैल्यू आ गई 13 और बी की वैल्यू आ गई 12। क्वेश्चन में पूछा गया छोटे वाले पुत्र का हिस्सा बताइए। छोटा वाला पुत्र 12 है, यानी इसका निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जिसका पूछा गया उसको पहले लिख लीजिए 12। इन दोनों को जो रेशियो आया इन दोनों को ऐड कर देंगे। 12 और 13 कितना होता है, 25 इंटू टोटल हमें पैसे कितने थे, 1,20,000। इसी में निकाल लेंगे 1,20,000। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 25 से कम 25 और यहाँ पर आएगा 25×6 कितना होता है, 25 से कम 25, 25×4 100, यानी 4 बार जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचेगा कितना, 20, 25×8=200, फिर 2 जीरो बढ़ जाएगा हमारा और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आएगा 1200, 1200, 12×8 कितना होता है, 96, 12×4=48, 48 और 9, 48 9 कितना होगा, 57। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 57,600। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, दूसरा सही होगा। इस तरीके से इसको दोस्तों लगाना था सवाल। अगर ये मान लो बड़े पुत्र का पूछता तो 13 बटे लिखते 25,
जिसका पूछेगा उसकी वैल्यू ऊपर लिखेंगे, दोनों को जोड़ के नीचे रखेंगे और जितना दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ था, इसी में मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। चलिए, उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। इसी टाइप का एक सवाल और कराते हैं ताकि और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है एक आदमी ने 20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आदमी है 20,000 की राशि छोड़ रहा है, पहले वाले जो सवाल करवाया था उसमें 1,20,000, बाकी देखिए आयु दोनों की बराबर है, एक 14 वर्ष का है एक 12 वर्ष का है, ये भी 18 वर्ष कंप्लीट कर रहा है, पहले वाले सवाल में भी 18 वर्ष कंप्लीट कर रहा था। अब इसमें वही पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर इस सवाल में जो हमने लिखा है ना 1,20,000, इसी सवाल में देखिए छोटे वाले पुत्र का पूछा गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 12/25 और इंटू क्या कर देंगे 20,000। अब जैसे काटेंगे 25 अट्ठे होता है 200 और 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर आएगा 12,00 12 अट्ठे 96, यानी छोटे वाले पुत्र का हिस्सा कितना आ गया 9,600 रुपया। अब बड़े वाले पुत्र का निकालना है तो टोटल में से 20,000 में इसको घटा देंगे तो बड़ा वाला निकल आएगा, वो तो आप निकाल ही लेंगे। अगर एक का पता चल गया और टोटल हमें पता है तो दूसरा तो निकाल ही लेंगे। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर जो सेकंड है इस तरीके से लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है शिल्पा ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3,300 रुपया ब्याज मिला तो उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। अब कितना अच्छा सवाल है। अब देखिए शिल्पा जो है दो अलग अलग, अब धनराशि मान लेते हैं, एक धनराशि हमारी ये है और एक धनराशि हमारी ये है, दोनों हमारी धनराशि क्या है समान है, ठीक है। और लिखा हुआ क्रमशः 10% और 12%, इसमें जो रेट लग रहा है 10% का है और इसमें रेट लग रहा है 12% का। समय देखिए लिखा हुआ है 3 वर्ष, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है, समय 3 वर्ष है। अब आप बताइए 10% के हिसाब से अगर इस धनराशि का ब्याज निकालेंगे 3 वर्ष में तो कितना होगा 30%। और अगर इसमें निकालेंगे दूसरी वाली धनराशि में, ये पहली धनराशि मान लो है और ये धनराशि कौन सी है दूसरी वाली है। अब यहाँ पर देखिए इसका निकालेंगे अगर 12% के हिसाब से 3 वर्ष में ब्याज तो कितना आएगा 36%। और टोटल ब्याज क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना प्राप्त करती है 3,300 रुपया यानी 3,300 रुपया, ठीक है। और ये हमेशा जो धनराशि होती है हमेशा 100% होती है, हमेशा याद रखिए जो धनराशि होती है वो हमेशा कितनी होती है 100%। ये वाली 100% अगर है तो ये भी हमारा 100% ही रहेगा, दोनों धनराशि क्या है समान है। तो ये देखिए इतना दिया हुआ है, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 66%। 66% की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3,300 रुपया, ये ब्याज है क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमारा ब्याज इतना आया। इसको कंपेयर कर लेते हैं, 66% की वैल्यू इतना तो 100% निकाल लेते हैं। 100% जब निकालेंगे तो 3,300 और बटे में आएगा 66 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 33 से काट लो, 33 दूनी 66 और 33 ये 100 आ गया और कट रहा है काट लेते हैं 50 आ गया यानी 5,000 आ गया। 100% की जो वैल्यू 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5,000 आ गई, कितनी आ गई 5,000। अब ये बताइए धनराशि, इसका मतलब ये धनराशि हमारी कितनी है 5,000 की है, तो ये भी धनराशि हमारी कितनी रही होगी 5,000। क्वेश्चन में बोला गया समान धनराशि, तो क्वेश्चन में बोला है उसे कुल कितनी राशि जमा की थी 5,000 और 5,000 टोटल कितना आएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 10,000 रुपया जमा किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 10,000, ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही है। चलिए समझ गए होंगे, इसके और आगे सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8%। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वह दोनों भाग बताइए। अब देखिए इस सवाल को हम एलिगेशन से बहुत जल्दी लगा सकते हैं।
एक तरफ देखिए, जब भी सवाल ऐसा दिया हो कि एक भाग इतना, दूसरा भाग इतना और टोटल बीच में इतना, तो हमेशा एलिगेशन से लगाइए, जल्दी लग जाएगा। देखिए एक भाग हमारा 8% लिखा हुआ है, तो इसको एक तरफ लिख लेंगे 8%। दूसरा भाग हमारा दिया हुआ है शेष लिखा है ना 10%, यहाँ लिख लेंगे। और जो औसत लिखा हुआ है ब्याज 9.2%, उसको बीच में रखेंगे। एलिगेशन इस तरीके से लगाया जाता है। जब एलिगेशन पढ़ाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 9.2 घटाएंगे तो हमारे कितना आएगा, 0.8% आएगा। और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.2%। परसेंट से परसेंट दोनों तरफ हटा देते हैं। और ऐसे देखिए इसको बैलेंस कैसे किया करो, दशमलव लिखा हुआ है ना, अब देखिए दशमलव दशमलव भी हटा देंगे और इसको रेशियो बना लेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 त्रिका 12, यानी रेशियो आ गया 2:3 का। यहाँ तक हमने निकाल लिया, इसका रेशियो हमको पता चल गया 2:3 का। आगे लिखा हुआ है दोनों भाग बताइए। अब देखिए दोनों भाग, 10,000 की धनराशि थी, राशि कितनी थी हमारे पास 10,000 की। अब देखिए 10,000 की टोटल धनराशि थी, तो इनमें टोटल निकालिए, 3 और 2 5 जोड़ेंगे, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10,000, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 10,000 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 2,000, 1 की वैल्यू हमको पता चल गई 2,000, तो 2 की निकालेंगे क्योंकि 2 और 3 का रेशियो हमने निकाला है। मान लेते हैं पहला भाग है, ये कौन सा भाग है, दूसरा भाग है, तो पहला भाग निकालेंगे 2 बराबर, तो कितना आएगा 4,000, तो यानी एक आंसर तो हमारा ये हो गया। और जब निकालेंगे 3 बराबर, दूसरा भाग निकालेंगे 3 बराबर, तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,000 में से कितना आएगा 6,000। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों भाग बताइए, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 4,000 और 6,000, इस तरीके से लगाना था। चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ एक धन राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, तो प्रतिवर्ष दर क्या होगी। अब देखिए इस सवाल में इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, जो वर्षों की संख्या है प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। संख्यात्मक रूप से आधी है, इसका मतलब अगर हमने रेट मान लिया 2x है, तो जो टाइम हमारा होगा इसका आधा है, रेट का आधा, यानी 2x का आधा कितना होगा x। बस ये हमें ध्यान रखना था। अब क्वेश्चन में बोला गया है तो बताइए प्रतिवर्ष दर क्या होगा। वैसे देखो फार्मूला हमने बताया, RT बराबर पड़ेगी क्या होता है, SI अपान प्रिंसिपल इंटू 100। जब RT यानी R और T में कोई ना कोई रिलेशन दिया हो तो सीधे लिखा करिए SI अपान प्रिंसिपल इंटू 100। R देखिए R यहाँ पर कितना है 2x है, T कितना है x है, और यहाँ पर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है धन राशि पर साधारण ब्याज, यानी 8/25 लिखा हुआ था। 8/25 में ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और ये हमारा ब्याज होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बोला है ना धन राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का, यानी साधारण ब्याज और धनराशि की बात हो रही है, तो नीचे वाला धनराशि होगा, मूलधन होगा, ऊपर वाला क्या है, ब्याज है। तो देखिए ब्याज कितना है 8, प्रिंसिपल कितना है 25 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे 25 चौको 100, 4 अट्ठे कितना होता है 32, या ऐसा करो 2 से इसको भी काट लो, 2 दूनी 4, 2 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना आएगा x² बराबर 16 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रतिवर्ष दर बताइए, तो दर हमने क्या माना है 2x, रेट हमने क्या माना है 2x, x की वैल्यू रख देंगे 4, तो रेट हमारा आ जाएगा 8%। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा कितना होगा 8%। इस तरीके से लगाना था। चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं सवाल। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है यदि XYZ 3 धनराशियां इस प्रकार की हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर y x के साधारण ब्याज के बराबर है और z y के साधारण ब्याज के बराबर है, तो तदनुसार निम्न में से क्या सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए, हमको बताना इनमें सही क्या है। अब XYZ 3 धनराशियां हैं, एक धनराशि x है, एक y है और एक z है। 3 क्या है, धनराशियां हैं, यानी मूलधन है। और आगे लिखा हुआ है एक ही अवधि के लिए, यानी टाइम एक ही है सभी का, एक जैसी साधारण ब्याज दर पर, यानी इस क्वेश्चन में जो रेट है और टाइम है ये दोनों क्या है, बराबर दे रखा है। जितना रेट रखोगे उतना ही हम टाइम रखेंगे।
आगे लिखा हुआ है ब्याज दर पर वाई, यानी वाई वाली जो राशि है, वाई वाली जो राशि है, आगे लिखा हुआ है एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है। एक्स का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? एक्स का साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन। मूलधन तो यही रहेगा, मूलधन गुणे दर। दर मान लेते हैं आर है, और टी भी हमारा सेम रहेगा, जितना आर है उतना टी, आर और टी, ठीक है ना। अब बटे में क्या लिखेंगे? 100। ये हो गया पहला इक्वेशन, बना लो इसको। आगे लिखा हुआ है, कुछ इसमें है नहीं है, बस लैंग्वेज का खेल है, उसको आप समझ गए तुरंत सवाल लगा लेंगे। अभी सिर्फ बताने के लिए इतना सब हम बता रहे हैं। आगे लिखा हुआ जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर है। जेड जो है वाई के साधारण ब्याज के बराबर है, तो वाई का साधारण ब्याज क्या होगा? वाई इंटू आर इंटू टी। आर टी क्या सेम है, तो उनको ऐसे ही रख लो, इंटू क्या आएगा 100। ये इक्वेशन तो अब इनको देखो सॉल्व करोगे, मान लो भाग दे लेते हैं पहले में दूसरे वाले को, तो ये तो ऐसे कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, सेम ही था। तो ये हमारा क्या आ गया? वाई अपान जेड इजिकल टू आ गया एक्स अपान वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो इस प्रश्न में देखिए सवाल की सिर्फ लैंग्वेज में लिखा हुआ था, सवाल में कुछ भी नहीं था। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स जेड या जेड एक्स, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से लगाना था। चलिए समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है यदि x रुपया पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपये पर a% की दर से m स्क्वायर वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बराबर होगा, यानी x और y का रेशियो हमें बताना है। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, सिर्फ लैंग्वेज में इन्होंने लिख रखा है, लेकिन बहुत आसान सवाल है। लिखा हुआ है x रुपया पर, x रुपये पे निकालना है, और लिखा हुआ है a% की दर से, यानी रेट दिया हुआ है a, और टाइम कितना दिया हुआ है m। x रुपये पे हमारा क्या आ गया? ब्याज उतना ही है जितना y पर, यानी y हमारा मूलधन रहा होगा, और इसके लिए जो हमारा रेट दे रहा है ए स्क्वायर, कितना दिया है? ए स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है इसके लिए एम स्क्वायर। अब बटे में लिखेंगे 100, दोनों बराबर है, 100 100 तो ऐसे ही कट गया, एम से तो एम कट गया एक, और ए से हमारा एक, ये ए कट गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया है एक्स और वाई का रेशियो, यानी एक्स अपान वाई हमको निकालना है। ये वाई अगर नीचे आया है तो इधर हमारा क्या बचेगा? ए एम, और इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो मान लेते 1 है। एक्स और वाई का जब रेशियो लिखेंगे तो ए एम अनुपाते 1। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ए एम अनुपाते 1। पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है? ए एम अनुपाते 1, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है, तदनुसार वह अवधि कितनी होगी? अवधि का मतलब टाइम पूछा गया है, जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हों। इसका मतलब जितना आर होगा उतना ही हमारा क्या होगा? टी होगा, यानी आर और टी क्या है? दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16/25, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है। इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है? ब्याज है, ठीक है। और या अभी हमने बताया था आर इंटू टी बराबर क्या होता है? एस आई अपान प्रिंसिपल इंटू 100। डायरेक्ट याद रखिए, जब आर और टी दोनों बराबर हैं और हमें टी निकालना है, तो ऐसा करते हैं आर की जगह हम टी लिख सकते हैं, यानी टी यहाँ रखेंगे इंटू टी, यानी ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर। टी इंटू टी करेंगे तो कितना आएगा? टी स्क्वायर। और हमारा एस आई कितना है? 16। प्रिंसिपल कितना है? 25 इंटू 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 का गुणा 16 में करेंगे तो टी स्क्वायर हमारा आ गया 64। तो टी बराबर कितना आ गया? इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 8 आ गया, यानी टी हमारा कितना आ गया? 8 वर्ष। तो इस प्रश्न में टाइम पूछा गया था, टाइम कितना होगा? 8 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा पहला नंबर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 1/16 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या
वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितना होगा। अब इसमें देखिए रेट पूछा गया है, इसके पहले जो सवाल करवाया था उसमें टाइम पूछा गया था। सवाल बिल्कुल दोनों सेम है, आर और टी क्या है बराबर दिया हुआ है, यानी आर टी कुछ भी ले लो दोनों क्या है बराबर होंगे। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेशियो दिया हुआ है 1/16, इसका मतलब ये हमारा मूलधन है और ये हमारा ब्याज है यानी एस आई। अब क्वेश्चन में देखिए आर टी बराबर कितना होता है एस आई कितना है 1/16 इंटू क्या रखेंगे 100। अब यहाँ पर देखिए रेट पूछा गया यानी टी की जगह हम आर रख देंगे, यानी आर इंटू आर रखेंगे तो कितना आएगा आर स्क्वायर बराबर हमारा आ गया कितना 100/16। तो आर निकालेंगे तो 100 का अंडर रूट लेंगे 10 आएगा और 16 निकालेंगे 4, इसको और सॉल्व कर लीजिए 2 पंचे 10 2 दूनी 4, यानी आर बराबर हमारा आ गया 2 सही 1/2%। इसको सही बटा में निकाल लेंगे तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा 2 सही 1/2%। चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ एक धनराशि जब 8 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने के साधारण ब्याज के आधार पर जोड़ी जाती है तो वह 5 वर्षों में 1680 रुपया हो जाती है। तदनुसार वो धनराशि कितनी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना धनराशि 8 पैसे प्रति रुपया, 8 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने के साधारण ब्याज के आधार पर जोड़ी जाती है। 8 पैसे प्रति रुपया यानी 8 पैसा और रुपया में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। जब इसको हम रेट निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, रेट हमारा 8% आ जाएगा। जब भी सवाल में कभी पैसे और रुपया में दिया हो तो हमेशा जितना दिया हो उतना ही परसेंट रेट होता है, सिर्फ वो घुमा रहा होता है सवाल में लैंग्वेज लिखकर। अगर हमने कहा 10 पैसे प्रति रुपया इसका मतलब रेट 10% है। अगर हमने कहा 12 पैसे प्रति रुपया इसका मतलब रेट समझ लीजिए कि 12% है। वो सीधे ना कह के उसको पैसे और रुपए में कंफ्यूज करता है। चलिए कोई बात नहीं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और आगे लिखा हुआ है साधारण ब्याज के आधार पर जोड़ी जाती है तो वह 5 वर्षों में 1680 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है। अब देखिए 5 वर्षों में कितना हो रहा है 1680 रुपया हो जाता है, इसका मतलब अमाउंट हो जाता है यानी मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन के साथ जब ब्याज को हम ऐड कर देते हैं वह हमारा क्या होता है मिश्र धन। अब देखिए 5 वर्ष में अगर 8% के हिसाब से निकालेंगे ब्याज तो हमारा कितना आएगा, यानी टाइम कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। 5 वर्ष में अगर 8% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा 40%। कितना आएगा 8 गुणे 5 40%। लेकिन हमें अमाउंट चाहिए तो अमाउंट के लिए हमने क्या बताया 100 में से जोड़ देंगे। 100 में से देखिए 100 में से 100% हमारा क्या होता है मूलधन होता है और इसमें से 40% ब्याज जोड़ देंगे तो ये हमारा टोटल हो जाता है अमाउंट। अब क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 1680 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी जब भी कहे क्वेश्चन में इतना हो जाता है इसका जो ब्याज है हमेशा 100% में से जोड़ दिया करो। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा मूलधन होता है या ब्याज। और ये जो 1680 लिखा हुआ है एक तरीके से हो जाता है यानी अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट में 2 चीजें होती है मूलधन और ब्याज, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया 140%। डायरेक्ट हम लिख सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ बताए हैं। तो 140% की वैल्यू हमको आ गई 1680। तो सबसे पहले क्वेश्चन में निकालेंगे मूलधन यानी 100% निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे 1680 और 140 के इसमें भाग दे देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, यानी ये हमने सॉल्व किया तो ये हमारा कितना आ गया 1200 रुपया। कितना आ गया 1200 रुपया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो बताइए धनराशि कितनी है। तो इस प्रश्न का जो धनराशि होगा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा 1200 रुपये, ठीक है। इस तरीके से लगाना था। चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं सवाल। चलिए आगे देखते हैं सवाल। लिखा हुआ है 7930 की धनराशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। ए बी सी क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बराबर है तो ए ने कितने रुपए ऋण लिया था। अब देखिए
7,930 की धनराशि है। कितनी धनराशि है? 7,930 की धनराशि है। 3 लोग हैं इसमें, उधार ले रहे हैं, एक ए और बी और सी। ए ने लिया 2 वर्षों के लिए, बी ने लिया है 3 वर्षों के लिए और सी ने लिया 4 वर्षों के लिए। और रेट जो हमारा है 5% साधारण ब्याज के। लेकिन इन्होंने एक सवाल में एक अच्छी बात बोली है, यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बराबर है। इसका मतलब ये जो अमाउंट की बात कर रहे हैं वो क्या है? बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोग इसमें थे, मान लो एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए है, ये मान लो बी है और सी है, ठीक है ना। तो इसका अमाउंट निकाल लो और तीनों क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। आगे लिखा नहीं कि संबंधित अवधि के बराबर है, इसका मतलब अमाउंट बराबर है। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं? जितना रेट आएगा 100 में से उसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको लिखा हुआ है 2, 3, 4। इसको जो समय है कितना है? इसका समय लिया है 2, इसका 3, इसका 4, ये समय है, ठीक है। ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है इनमें। और रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? रेट दिया हुआ है 5%, यानी ये भी 5% रेट है इसका, 5%, ये भी 5% है और ये भी 5% है, ठीक है ना। ये रेट दिया हुआ है। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? ए वाले का ए इंटू कर देंगे। अब 5 दूनी 10, 10% आया ना ब्याज, 100 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 110%, बराबर कर देंगे। ऐसे बी का लिखेंगे, सीधे सीधे कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए सब इतना हम बता रहे हैं। सीधे लिख सकते थे 5 3 15%, यानी 115%, बराबर। अब सी वाला कैसे लिखेंगे? सी इंटू, सी वाले का अमाउंट कितना होगा? 4 5 6 20, यानी 100 में जोड़ देंगे 120%। ये चीज हम सीधे लिखते हैं डायरेक्ट। इतना जो लिखा है आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज सब तरफ काट देंगे और इसको काटेंगे, 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 आएगा। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। ये हमारा आ गया a इंटू कितना आ गया? a, और ये 22 आएगा, बराबर b इंटू 23 आएगा, और ये आएगा c इंटू 24। अब देखिए a और b का ये मान तो होगा नहीं, a b c का मान तभी होता है अनुपात में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे इस तरीके से लिखा हो, मान लो a/2 और b/3 और c/4। तो हम बता देते हैं a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, तो 22 23 24 इनका एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 22 23 24 अगर इनका एलसीएम ले लेते हैं, सब में भाग दे देते हैं। 22 गुणे, सब में क्या करते हैं हम? सब में हम 22 गुणे 23 गुणे 24 से भाग दे देते हैं। 22 गुणे 23 गुणे 24 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। सब में भाग देंगे तो 22 से 22 तो कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा? हमारा बचेगा 23 इंटू 24 बचेगा। बी, यहाँ पर देखिए 23 से 23 तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 22 और 24, 22 इंटू 24। अब आगे देखिए, अगर हम इसमें 24 से तो 24 कट गया, 22 और 23 बचेगा। इसका मतलब सी बराबर कितना आएगा? 22 इंटू 23 आएगा, ठीक है ना। 24 24 कट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 3 72 होता है, और 24 दूनी 48, 48 और 7 कितना होता है? 55। ए की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। ऐसे बी के निकाल लेते हैं। बी हमारा कितना आएगा? 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48 और 2 48 और 4 52 होता है, ठीक है। 48 4 52, यानी बी की वैल्यू भी पता चल गई। ऐसे ही सी के निकाल लेंगे। सी हमारा कितना आएगा? 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46, 46 और 4 कितना होता है? 50, यानी सी की वैल्यू पता चल गई। यानी ए बी सी हमने निकाल लिया, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था। तो ए बी सी पता चल गया। ए का पूछा गया है तो पहले इन सबको जोड़ लेंगे, और ए का पूछा गया है तो देखिए ए का निकालना है। ए ने कितना रुपए उधार लिया था, ठीक है ना। ए का पूछा गया है तो ए वाला देखिए, ए वाला कितना आया? 552 है। ए का निकालना है तो 552 लिखेंगे, और बट्टे में देखिए 552 लिखेंगे, और बट्टे में कितना लिखेंगे? ये सबको जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? जोड़ लीजिए, 6 8 6 14, 14 2 कितना होता है? 16, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया? 16, 6 लगा। अब एक हासिल आया, 2 1 3, और 3 और 5 कितना होगा? 8, और जोड़ लीजिए 5 5 10, और 10 5 कितना होता है? 15, यानी ये हमारा कितना आ गया? 1586, ठीक है ना। और टोटल कितना धनराशि थी? 7,930 रुपया था उधार लिया। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितनी बार कट रहा है? 5 6 30, 5 8 40, 5 25, ये 5 बार कट गया।
5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 दूनी 10, 55 25 एक 26, 55 25 55 25 एक 26, 55 25 यानी 27, 2760 रुपया। कितना आ गया इसका आंसर? 2760 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी नंबर सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 2760। कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, इस तरीके से लगाना था। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है और वह 4,000 रुपये तुरंत दे देता है और शेष 15 महीनों के बाद देता है, जिस पर उससे 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है? अब देखिए 16,000 रुपये कीमत की टीवी खरीद रहा है, 16,000 रुपये कीमत की टीवी है। अब इसमें से क्या किया? 4,000 रुपये तुरंत दे दिया, यानी 4,000 क्या किया? 4,000 उसने तुरंत भुगतान कर दिया। ठीक है ना, यानी अब उसे कितना रुपए बचा देने के लिए? 12,000। अब कितना बचा? 12,000। अब देखिए 4,000 रुपये दे चुका है और 16,000 रुपये की टीवी खरीदा है, यानी अब वो कितने रुपए अभी देगा? 12,000। आगे देखिए लिखा हुआ है और शेष 15 महीनों के बाद देता है, जिस पर 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। अब देखिए 12,000 रुपये में ब्याज भी है और कितने? 15 महीनों के लिए। अब ऐसे समझिए 12% लिखा हुआ है प्रतिवर्ष, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो प्रतिवर्ष को हम ऐसा कहते हैं 12 महीने। तो 12 महीने का ब्याज दिया हुआ है 12%, तो 15 महीने कितना होगा? यानी 15%, यानी इसी का 15% निकाल लेते हैं। ब्याज कितना होगा? 0 0 0 और 15 0 0, 15 दूनी 30, 15 3 18, यानी 1,800 रुपये हमारा ये क्या आ गया? ब्याज आ गया। 1,800 रुपये हमारा क्या हो गया? ब्याज। यानी 12,000 रुपये तो दिया ही है, 4,000 पहले दे चुका था। ठीक है ना, 4,000 पहले दे चुका था। अब इसमें से क्या किया? 12,000 रुपये और दिया, 12,000 रुपये और दिया। 12,000 के साथ साथ ब्याज भी तो दे रहा है 1,800 रुपया, यानी 1,800 रुपये ब्याज भी दिया। टोटल कितना दिया? जोड़ लो, 0 0 8 और 4 2 6 7, यानी 17,800 रुपया टोटल दिया। इस प्रश्न में क्या पूछा गया था? तो बताइए टीवी के लिए उसने कुल कितनी धनराशि अदा की? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 17,800, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा होगा। चलिए समझ गए होंगे। 16,000 रुपये लिया, पहले 4,000 दे दिया, यानी 4,000 दे दिया, बाकी बचा कितना? 12,000। 12,000 उसे देना था, 12,000 में ब्याज भी तो दे रहा है 1,800, तो 12,000 ये भी दे रहा है, 1,800 ब्याज भी दे रहा है और 4,000 पहले दे चुका था। तो टोटल कितना दिया? 17,800 रुपया। चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं सवाल। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की और समान राशि एक बैंक में 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर सावधि जमा में 5 वर्षों के लिए जमा की। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में 1,350 रुपए का अंतर है तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि बताइए। अब देखिए जमा की गई राशि पूछा गया है और इसने दो प्रकार से जमा कर रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहा है? एक कंपनी में 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा किया, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 12% के हिसाब से 4 साल में ब्याज कितना होगा? 48%, यानी 12% को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48% आ गया। यहाँ तो समझ गए सभी लोग। आगे देखिए लिखा हुआ है और समान राशि एक बैंक में 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर सावधि जमा में 5 वर्षों के लिए जमा की। इसका मतलब अब जो दूसरा एक और बैंक में जमा कर रहे हैं 15% का रेट है और कितने साल के? 5। तो 15% के हिसाब से अगर हम निकालते हैं 5 वर्षों में तो ब्याज हमारा कितना आएगा? 75%। ठीक है ना, यानी पहले वाले में ब्याज आया 48%, दूसरे वाले में आया 75%। और क्वेश्चन में लिखा दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में 1,350 का अंतर है। हमारा कितना अंतर है? 75 में से 48 को घटाएंगे तो 15 में 8 गया 7, 6 में 4 गया 2, हमारा अंतर है 27%। क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है ब्याज में कितना? 1,350। ठीक है, तो पूछा गया है तो बताइए प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि बताइए। तो ठीक है, 27% पता है तो 100% निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? देखिए 1,350 में से 27 का भाग देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितने से कटेगा? 5 से 50।
ठीक है ना। और यहाँ पे आएगा कितना आ गया, ये 5000, कितना आ गया 5000। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि, प्रत्येक मामले में मतलब 5000 रुपए की राशि। अगर इसी क्वेश्चन में टोटल पूछ लेता कितनी धनराशि है, तो 5 5 कितना होता 10,000। तो ठीक है, सवाल जिस तरीके से पूछेगा, जैसी लैंग्वेज में पूछेगा वैसे ही हम इसको आंसर दे देंगे। चलिए समझ गए होंगे, इसमें भी कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज का खेल था। चलिए आगे देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इस एसआई का जो हम पढ़ा रहे थे, लास्ट वीडियो है हमारा, ये एसआई का पूरा एसआई कंप्लीट हो गया है 5 पार्ट में। तो अब आखिरी क्वेश्चन बचा, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। अब देखिए लिखा हुआ, मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात, इसका मतलब जो ये अनुपात दिया हुआ है 10:12, कितना दिया हुआ है 10:12, यानी ये प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, एसआई नहीं निकाल पाएंगे, एसआई हमारा 12 में 10 घटाएंगे 2। क्वेश्चन में पूछा गया है ब्याज की दर कितनी होगी, रेट निकालना है। रेट कैसे निकालते हो, ब्याज अपान मूलधन, मूलधन कितना है 10 इंटू 100, 2 1 कम 2, 2 5 10, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ गया 20, यानी रेट हमारा आ गया 20%। तो इस प्रश्न में रेट पूछा गया था, रेट हमारा कितना आ गया 20%। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि एसआई का पार्ट 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई सवाल में डाउट हो या समझ में नहीं आया है, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बिना संकोच के। ये नंबर है हमारा 7985896985। अगर किसी को भी किसी भी सवाल में कोई परेशानी हो या समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख दीजिए। अगर नहीं लिख पाते हैं तो कॉल कर दीजिए, कॉल के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि आप अगर एसआई पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, और हमने पूरी कोशिश भी की है। अब आप लोग बताइएगा कि कैसा है वीडियो और आपको कैसा लगा। और चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।